वीबीटी हमने कल शुरू की और वीबीटी को हमने जो इम्पोर्टेंट बात थी बताया कि वीबीटी ने वो सारी चीजें बताई जो एक कोवलेंट कंपाउंड के लिए वेस्पर थ्योरी और दूसरी थ्योरीज ने बताई थी, जो वर्नर नहीं बता पाया था। तो वीबीटी में हमें क्या क्या पता चला कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर तो वर्नर ने बता दिया था। उसके बाद हमें क्या पता चला भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, उसके लिए अलग से टेबल पड़ी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या क्या पॉसिबल है भाई, sp3 या dsp2। sp3 की कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी और dsp2 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 या sp3, sp3 d2 d2 sp3, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। अब देखो उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बात और पता चलती है, वो क्या है, आइदर कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड और नॉट, है ना। तो हमने वहां देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा दो प्रकार का हो सकता है, या तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा या क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा भाई, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, और अगर डायामैग्नेटिक है आपका तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। तो डायामैग्नेटिक के लिए म्यू क्या हो जाएगा आपका 0, और यहाँ क्या हो सकता है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एमसीक्यू के लिए याद रखना। अगर पैरामैग्नेटिक है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे भाई कितना पैरामैग्नेटिज्म है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट हम म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। एमसीक्यू आज 3 एन पेड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बनेगा 3.9, 4 है तो 4.95 है तो 5.9, उसे याद करना है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो दो प्रकार के थे आपके, या तो इनर ऑर्बिटल थे या आउटर ऑर्बिटल। इनर कौन सा था, जो अंदर वाला डी ले रहा था d2sp3 या dsp2, और आउटर कौन सा था जो बाहर वाला ले रहा था sp3d2। तो ये हमारा इनर आउटर। स्पिन के बारे में बताया था, दो हमने एग्जांपल पढ़े थे कि एक लो स्पिन हो सकता है और एक हाई स्पिन हो सकता है। लो स्पिन जब कोई ना कोई पेयरिंग हो रही हो, और जैसा था वैसा ही है तो हाई स्पिन। तो बताओ कॉपर NH3 वाला जो कॉम्प्लेक्स था जो एक्सेप्शनल हमने पढ़ा था CuNH3 का होल 4 पॉजिटिव, ये कैसा था, लो स्पिन था हाई स्पिन, क्यों तो पेयर कहाँ हुआ, अकेला का अकेला गया है, देखो ध्यान से क्या है, हाँ पेयर हुआ ही नहीं, वो उठ के देखो एज इट इज कहाँ गया है यहां भी ऐसा ही था वहां भी ऐसा ही है, पेयर नहीं हुआ। स्पिन का मतलब क्या होता है, एक आपकी क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये अकेला एक है तो प्लस हाफ, जब ये आ जाएगा इसके साथ तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, नेट क्या हो गया 0, उसमें रिमेन सेम, ठीक है पेयरिंग का। तो भाई ये हमारी वीबीटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में हमने बताया था कि आपका जो वीबीटी है वो एक कोवलेंट कंपाउंड की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मानती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज सिमिलर टू कोवलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिमिलर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो भाई अभी आज जो हमने पढ़नी है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं CFT। देखो अच्छी थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, थोड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस भी है, ध्यान से समझना। 20 मिनट में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है 20 मिनट में नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, उतना ही करेंगे जितना होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, पहली चीज इट कंसिडर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज ए आयनिक कंपाउंड एंड इट कंसिडर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज ए आयनिक बॉन्ड। हमें पता है एक आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, एक कैटायन और एक एनायन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा एक अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ कुछ काउंटर आयन होते हैं, यहाँ कुछ, इसमें इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है भाई, सेंट्रल मेटल एटम होता है जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तभी तो लेगा, तो इसको हमने क्या नाम दिया लुईस एसिड। और ये क्या होंगे हमारे लिगेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ये क्या होंगे लुईस बेस। अब देखो एनायन क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो लोन पेयर हो, कैटायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो भाई सेंट्रल मेटल एटम विल एक्ट लाइक ए कैटायन, लिगेंड्स विल एक्ट लाइक ए एनायन ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड फिर अलग कहानी हो जाती है भाई, कैटायनिक एनायनिक है ना, न्यूट्रल, फिर आपके पॉलीडेंटेट मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, वो अलग हमने पढ़ लिया।
तो ये थ्योरी कहती है कि भाई ऐसा है, सारा मामला है ना, आपका बेसिक जो पढ़ा है उसमें वीबीटी में वही गड़बड़ है। बोला आप पढ़ रहे हो कि डी सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है डी ऑर्बिटल जो है ना वो सारे एक जैसे नहीं है। शेप ऑफ ऑर्बिटल सेकंड चैप्टर क्लास 11th में चलते हैं हम। शेप ऑफ ऑर्बिटल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें डी ऑर्बिटल पढ़ाया जाता है कि भाई डी जो है हमारा, उसमें 5 डब्बे होते हैं भी, 1 2 3 4 5। इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी वाई जेड, इसका नाम है डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वेयर। ये 5 हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। तो बोले भाई इनमें आप तीनों को देख रहे हो, पहले इन तीनों को बनाएंगे फिर 2 को बनाएंगे। ये 3 कुछ ऐसे हैं आपके, मान लो इसका नाम x और ये हो गया हमारा y। अब इसका मान लो y दे दे, ये हो गया z, और ये आपका z, और मान लो ये x। तो भाई ये 3 तो ये हो गया xy yz zx। लेकिन बोला जो x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे हैं भाई, ये आपका x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, और ये आपका क्या है z स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर। बोला हम इन 5 ऑर्बिटल्स को एक जैसा मानते हैं, जबकि ये 5 एक जैसे नहीं है, 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। बोला कैसे? ध्यान से देखो, जो लिगेंड्स आते हैं, देखो थोड़ा सा सेकंड चैप्टर में जाओगे तो ये जो एरिया होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, हम केवल उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता सकते कि यहाँ है, इतना पॉसिबिलिटी यहाँ है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो ये जो है लॉब्स, ये उसके होने की प्रोबेबिलिटी बताते कि यहाँ हो सकता है, मतलब यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो है ही नहीं। अब जो लिगेंड्स आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कोई एनायन आएगा कैटायन के पास, तो वो अलोंग द एक्सिस आते हैं हमेशा। तो भाई यहां से जब आएगा, मान लो ये सारे एक जैसे, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ तो है ही नहीं, तो आराम से स्मूथली आएगा और यहाँ तक पहुंचेगा, सेंटर तक आराम से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर इनके साथ ऐसा हुआ, यहाँ एक लिगेंड आ रहा है, तो यहाँ ये मिल जाएंगे भाई तुरंत, उसको आमने सामने से टकराएंगे और वो क्या करेंगे, इनको रिपेल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आएगा अलोंग द एक्सिस, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ही नहीं, तो आएगा तो ऊपर से अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पे उनको रिपल्सन मिलेगा। तो कहने का मतलब सीएफटी का जो बेस था वो यही था कि डी ऑर्बिटल इज नॉट आइडेंटिकल, ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल, they are of 2 types, 2 are along the axis and 3 are in between the axis। देखो in between the axis ये। अब बोला वो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो उनके लिए वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। 3 जने तो उनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन 2 जने क्या करते हैं, आमने सामने की टक्कर लेते हैं और उनको डिस्टेबलाइज करते हैं। अब सीएफटी इस चीज को एनर्जी के स्केल पे बात करती है। सीएफटी कहती है भाई ऐसा होगा कि मान लो मेरा ये डी ऑर्बिटल है, अब ध्यान समझना, सारी कहानी यहीं से चलेगी भी। ये मेरा डी ऑर्बिटल, ये किस में, अपनी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि कोई मेटल एटम है, आयरन है, तो आयरन है। अब हमें पता चला आयरन ने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, आयरन हो गया भाई आपका FeH2O का होल 6Cl2। अब आयरन Fe2 पॉजिटिव में चला गया, तो हमें 2 पॉजिटिव से मतलब है। अब ये आ गया अपनी एक्साइटेड स्टेट में, ये इसकी होगी एक्साइटेड स्टेट। अब हमें इस स्टेट से मतलब है, तो कुछ बुक्स से एक्साइटेड स्टेट से शुरू करती है, लेकिन अगर यहां से शुरू हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बोला एक्साइटेड स्टेट में या Fe2 पॉजिटिव में है, तो हमें यहाँ Sp उनकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, D की। तो Fe2 पॉजिटिव में क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन D6। तो भाई 1 2 3 4 5 6 ये हम अब तक पढ़ते थे, लेकिन CFT क्या कह रही है, ऐसा तो है ही नहीं, D तो ऐसा है ही नहीं। कैसा है भाई, तो बोला D विल स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। एक वो हिस्सा जहां अट्रैक्शन फील होगा, बॉन्ड बनेंगे, एक वो हिस्सा जहां रिपल्सन फील होगा और बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे एक तरह से, उस कॉन्टेक्स्ट में करें तो। कि एक रिपेल होकर एनर्जी हाई जाएगा, एक स्टेबलाइज होगा बाय लॉस ऑफ एनर्जी। ये एवरेज एनर्जी है, इसको नाम दिया गया बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। और डेल्टा ओ, बेसिकली हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रहे, टेट्रा का अलग से पढ़ेंगे। तो बोला भाई ये जो गैप है,
इसको नाम दिया गया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब देखो मीन एनर्जी ये है, तो मतलब जितनी एनर्जी ये नीचे आ रहे हैं तीन जने, जितनी एनर्जी से नीचे आ रहे हैं तीन जने, उतनी ही एनर्जी से दो जने ऊपर जा रहे हैं। मतलब अगर इनको 10 मिल रहे हैं तो उनको भी 10 मिलेंगे। तो 10 में से इसके हिस्से कितना आएगा? 3/10। और 10 में से इसके हिस्से क्या आएगा? 2/10। यही होगा ना। तो बोले इसमें एक की बात करें तो बोले 10 में से नहीं 5 कर लो, टोटल मान लो ये 5। तो 5 में से इनके कितना हिस्से आएगा? 3/5, 2/5 आएगा। लेकिन ये इन तीनों की बात है। अब इनमें से भी एक की बात करें तो 2/5। अब क्या हो जाएगा इसका? 2/5। और उसका क्या होगा? 3/, अभी चेक करके बताएंगे। तो इसको बोला कि इसकी एनर्जी जो है वो क्या है? घटी है भाई, -2/5 किसका? डेल्टा ओ। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन को हटा दूं तो -0.4 डेल्टा ओ, और यहाँ पे +3/5 डेल्टा ओ, और फ्रैक्शन हटा देते क्या आ जाएगा? +0.6 डेल्टा ओ। देखो इसको प्रूव कर देते भाई। एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 4 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक की वैल्यू -0.4, तो -2.4 हो गई। ऊपर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 4। एक की वैल्यू 6, 6 चौक 24। जितनी घटी उतनी बढ़ी, मेन एनर्जी है। ठीक है। घट रही है तो माइनस, बढ़ रही है तो प्लस। क्लियर? चलो अब इसमें देखो पढ़ना क्या है। बोला भाई इसका तो नाम डी था, डी पढ़ते आए हैं। अब डी को तुमने तोड़ दिया तो इनके नाम डी थोड़ी रहेंगे, कुछ और नाम आएंगे। तो और नाम दिए गए। इसको क्या नाम दिया गया? T2G। टी के नीचे पैरों में 2G बैठे हैं। ठीक है। और इसका नाम EG। तो भाई इनका क्या नाम हो गया? T2G एंड EG। तो ये है आपका एनर्जी डायग्राम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए। समझ में आया? हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लो, यही क्वेश्चन देख लेते हैं, D6 है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है भाई हमारी? हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल पढ़ी थी, और वो सीरीज कहती है कि भाई जो H2O है आपका, वो क्या है? एक H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसका मतलब समझो, वीक फील्ड का क्या मतलब है भाई? ये मेरा डी ऑर्बिटल, ये स्प्लिटिंग हो रही है, मान लो मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं। तो इसका वीक और स्ट्रॉन्ग की कहानी समझना। ये CFSE है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग को कैसे डिफाइन किया गया कि जब मान लो ये वीक वाले आते हैं ना, तो डी को स्प्लिट तो करते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी गैप है ना, ये कम रहता है। एनर्जी गैप क्या रहता है? कम रहता है। मतलब इतना स्प्लिट होता है। अब कम है, और मान लो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 है टोटल। तो भरना शुरू किया हमने, 1 2 3। अब ये एनर्जी गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा? यार कहाँ पेयरिंग करूंगा, चल ऊपर आराम से रहेंगे। तो ये एनर्जी गैप कम है, तो चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ, फिर छठे को तो आना ही पड़ेगा। ये किसका केस हो गया? वीक का। अब मान लो स्ट्रॉन्ग आ गया। स्ट्रॉन्ग कौन? कार्बोनिल आ गया, साइनाइड आ गया, ये आ गया, नाइट्रो आ गया, और ये कोई भी आ गए। तो आपका ये फोस्फिन है ना। फिर से बढ़ाते हैं हम स्ट्रॉन्ग के लिए। अब देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर देगा। उसने इतनी की थी, इतनी कर देगा। अब 1 2 3, अब चौथे इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा इतना, यहां पहुंचने के लिए एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, लेकिन उससे तो नहीं जाया जाएगा इतना ऊंचा। उसके पास एक ट्रांजिशन एनर्जी थोड़ी तो होती है, तो वो क्या करेगा? वो यहीं रुकेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो जो वहां पेयरिंग कर रहे थे ना कि साइनाइड पेयर करा रहा और ये नहीं करा रहा, कारण ये। तो H2O में क्या है? ये होगा, लेकिन साइनाइड आया तो D6 के केस में ये होगा। इसलिए ये कैसा था आपका? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा था? डायामैग्नेटिक। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के बजाय यहां वापस पेयर करने की जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, किससे? CFSE से।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और ये कौन सा केस होगा, वीक फील्ड लिगेंड का। लेकिन अगर आपकी CFSE ज्यादा है, CFSE ज्यादा का मतलब क्या हो गया, लिगेंड आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या होगी, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है। क्लियर है, चले आगे। तो भाई ये थी हमारी कहानी किसकी, CFT की, वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए। अब इसको एक बार थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कंक्लूड करके ऑक्टाहेड्रल खत्म करते हैं दोनों केस। मैं एक और बना रहा हूं फटाफट से। ये देखो, ये हमारी, हम ले लेते हैं एक्साइटेड स्टेट सीधी। ऊपर कितने आएंगे, नीचे, नीचे वाले का नाम, ऊपर वाले का नाम, एनर्जी गैप, ये क्या है, वेरी सेंटर, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ, या इसी को क्या बोलते हैं, DQ, और इसकी वैल्यू 10 DQ मानते हैं हम। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ करते हैं हम फिर से एक और। ये हमारा मान लो एक स्ट्रॉन्ग का कर लेंगे, एक वीक का कर लेंगे। ठीक है, तो भाई नीचे वाले का फिर से नाम T2G, ये हो जाएगा आपका Eg, दिस इज CFSC। ठीक है, ये है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, और उसमें इधर हम पढ़ रहे हैं भाई आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और ये क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड्स। देखो एक टेबुलर फॉर्म में हम डेटा बनाएंगे। मैं कह रहा हूं भाई पहला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारे पास D1, फिर D2, फिर क्या रहेगा D3, D4, D5, बस ये 5 कराता हूं, उसके बाद अपनी टेबल पूरी करना। इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएगी, एक तो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या पूछा जाएगा, CFSC। ठीक है, तो भाई ये कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों के लिए हो गया, चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, CFSC। देखो फटाफट देखना, D1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल हो, कोई भी हो, T2G1 Eg0, इसके लिए T2G2 Eg0, इसके लिए T2G3 Eg0। इसके समझ में नहीं आ रहा उसका, देखो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहीं आएगा भाई, दूसरा आएगा तो यहीं आएगा भाई, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तीसरा आएगा यहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो सेम रहेगा। तो इसका भी ये, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मान लो इसको मैं कह देता हूं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है थोड़ी देर के लिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड में कहां आएगा, ऊपर जाएगा भाई, तो क्या बन जाएगा, T2G3 Eg1, पांचवा जाएगा तो T2G3 Eg2, छठा कहां आएगा, यहाँ T2G4 Eg2, सातवां T2G4 Eg2, T2G5 Eg2, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3, T2G6 Eg4। कॉन्फ़िगरेशन डन। अब स्ट्रॉन्ग की तरफ चल लो, 3 हो गया, T2G4 Eg0, T2G5 Eg0, T2G6 Eg0, T2G6 Eg1, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3, T2G6 Eg4। अब अगर ऐसे है तो हम CFSC भी ऐसे निकालेंगे, इसकी निकालो, देखो -0.4, -0.4 क्या, डेल्टा O, -0.8 डेल्टा, भाई दो इलेक्ट्रॉन दो से गुणा करो, -1.2 डेल्टा O। अब देखो तीन तो ये हो गए घटने वाले, एक क्या है +0.6 का भी तो है, तो भाई 4 तिया 12 माइनस का, और 0.6 घटा दो तो क्या बचा, -0.6 डेल्टा, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, भाई 4 तिया 12, 6 दूनी 12। फिर कहानी शुरू D6 की, सेम, D6 का मतलब क्या है भाई, एक नीचे आ चुका है, T2G4 हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो एक टेबल स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की बनेगी CFSC और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। अब देखो लास्ट
टेट्राहेड्रल, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर? बताओ, एनसीईआरटी में किसका दे रखा है? टेट्राहेड्रल का। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के अंदर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है तो उसमें हमने ज्यादा किंतु परंतु नहीं करना, वो सीधा याद करना है। चीजें ये हो गई याद, बस सेम करना है। मैं एक और बना देता हूं, खत्म करते हैं। टेबल आप बना लेना, इधर बनाएंगे टेट्राहेड्रल और इधर बना देंगे ऑक्टाहेड्रल। देखो ये हमारा टेट्रा हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्या हुआ, बिल्कुल अपोजिट हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और ये क्या है, सी एफ एस सी। और क्या कर देना है, इनकी थोड़ी सी इज्जत कम कर देनी है, तो मतलब जी हटा देना है ना। इधर क्या था हमारा, थोड़ी सी इज्जत दी थी हमने, इनके क्या लगाया था, T2G और EG। ये था हमारा डेल्टा O, और ये तब भी CFSE थी, अब भी CFSE है ये एक्साइटेड स्टेट से चल रहा है। तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी भाई, -3/5 डेल्टा टी, मतलब कितना, -0.6 डेल्टा टी। किसकी है ये, एक इलेक्ट्रॉन की जो इसमें भरा जाएगा। और इसकी क्या हो जाएगी, +2/5 डेल्टा टी, मतलब +0.4 डेल्टा टी। इधर क्या थी हमारी, -2/5 डेल्टा ओ, मतलब क्या हो जाएगा, -0.4 डेल्टा ओ। और इधर क्या थी आपकी, 3/5 डेल्टा ओ, तो +0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो भाई फिलिंग जैसे उसमें की थी, इसमें भी क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए E1 E2, वीक के लिए भी यही। अब वीक है तो T21 T22 T23, फिर E3 T23 E4 T23 E4 T24 E4 T25 E4 T26, वीक का हो गया। स्ट्रॉन्ग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। CFSC क्या चलेगी, 0.6 से गुणा करते हुए चलो, गुणा भाग एक टेबल है वो कर लेना। तो ये थी आपकी CFT की कहानी। अब इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, वो एक बार पढ़ लेना, जो बहुत सेलेक्टेड है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कई बार सवाल आ जाता है ना, तो फिर हमें दिक्कत होती है कि हम क्या लिख के आए। देखो, एज लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, क्या माने है, उसने कहा कि भाई ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें एक कैटायन और एक एनायन, एक सॉलिड कैटायन स्फीयर मानना है, एक सॉलिड एनायनिक स्फीयर मानना है। तो पॉइंट चार्ज मानेगा, द एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट। तो कह रहा है अगर वो एनायन है तो भाई आई नेगेटिव जो है वो खुद भी एनायन है और हमने भी एनायन माना है, तो वो ज्यादा स्प्लिट करना चाहिए, जबकि आई नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखिए, ये क्या है, सारे हमारे वीक फील्ड वाले हैं, नेगेटिव चार्ज है भर भर के इन पे, 2 2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या है, वीक। तो कह रहा है अगर एनायन है तो एनायन ने तो ज्यादा रिपल्सन देना चाहिए, ज्यादा डिस्टेबलाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो पहला तो लिमिटेशन हो गया ये, should greater splitting effect, however actually the anionic ligands are present at a low end of the spectrochemical series, important है। दूसरा, it treats the metal ligand bond as purely ionic bond, does not take into account the covalent character। अभी कह रहा प्योरली आयनिक मतलब मेटल नॉन मेटल, जबकि हमने पढ़ा था कि 100% ना कोई आयनिक है, 100% ना कोई कोवेलेंट है, वहां परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है 50 से ज्यादा होता ही। तो कह रहा है भाई वो ये चीज बिल्कुल इग्नोर कर रहा है कि कोवेलेंट भी हो सकता है, केवल उसने आयनिक मान के डी को स्प्लिट कर दिया कहानी। ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी एंड CFT। और ये देखो 11th क्लास में हमने शुरू किया था कहां से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। फिर हमने क्या पढ़ी, फॉर्मल चार्ज के बाद वेस्पर थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, फिर एमओटी पढ़ी, एमओटी के बाद वीबीटी है। थोड़ी सी वीबीटी 11th में पढ़ी थी हमने, जब क्या पढ़े थे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, कि भाई बॉन्ड लेंथ वो होती है जहां मैक्सिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्सन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। और लास्ट में CFT है, इसके बाद क्वांटम शुरू हो जाता है आपका। CFT जो नाम है ना T2G EG, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आए हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और कर दो बंद।
तो ये हमारी क्लास 12th है, जिसमें पहली बार इतिहास में भारतीय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई एक साथ है। तो कौशलेंद्र क्लास में सबसे आगे बैठा है। उसके बाद नई 12th से सोहम, उसके बाद हर्ष, उसके बाद अवशेष है, कृष है, कृष के बाद निशांत और आर्यन की जोड़ी बैठी है। फिर मोहित और आदिश, ज्यादातर हमारे नए और पुराने बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। योगेश और प्रशांत है, हमारा एक नया बच्चा सर्वोच्च भी बैठा है। उसके बाद विवेक और अमन, दोनों हमारी पुरानी सीबीएसई क्लास से। उसके बाद शौविक के साथ दक्ष है, दक्ष भट्ट। सूरज क्लास में बैठे हुए हैं हमारे साथ। उसके बाद अनुराग और निखिल। फिर हर्ष, हर्ष के बाद आयुष है, आयुष कृष्णा। तो ये हमारी क्लास बैच ऑफ 2025 टू 26 एंड 26 टू 27। इसमें श्वेतांक भी है, जो हाँ हमारी दूसरी जिम्मेवारी संभालने के कारण पहली वीडियो में नहीं आया।